क्या हो अगर समंदर के बीचों बीच एक सुनसान शिप मिल जाए और उस पर चढ़ने के बाद आपको पता चले कि वहाँ आप जैसा ही कोई और आपकी जान के पीछे पड़ा है। ये कहानी है कुछ लोगों की जो तूफान में फंसकर बीच समंदर में भटक जाते हैं। तभी उन्हें एक रहस्यमयी जहाज दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वो उस पर कदम रखते हैं उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। फिल्म की शुरुआत होती है जेस से, जो अपने बेटे टॉमी को गले लगाकर शांत कराने की कोशिश कर रही थी। टॉमी एक मानसिक बीमारी से जूझ रहा था और उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिससे वो बहुत डर गया था। जेस कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। जब वो कपड़े लेने बाहर गई तो पूल के पास उसे एक उलटा हुआ खिलौना दिखा जो कुछ अजीब सा लग रहा था। थोड़ी देर बाद टॉमी पेंटिंग कर रहा था और जेस सफाई में व्यस्त थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी, लेकिन जब उसने जाकर देखा तो कोई नहीं था। बाहर जाकर उसने पड़ोसी से पूछा, पर उसने भी किसी को नहीं देखा था। इसके बाद जेस ने अपना बैग पैक किया और टॉमी को साथ चलने के लिए मनाने लगी, लेकिन टॉमी मानने को तैयार नहीं था। जेस ने कार की डिक्की में कुछ रखा और वहाँ से निकल गई। दरअसल जेस अपने दोस्त ग्रेग के साथ बोट ट्रिप पर जाने वाली थी। अगले सीन में हम ग्रेग को देखते हैं जो अपनी बोट ट्रायंगल को समंदर की सैर के लिए तैयार कर रहा था। थोड़ी देर बाद जेस भी वहाँ पहुँचती है ग्रेग के दोस्तों के साथ। वो थकी और मायूस लग रही थी। ग्रेग उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो और टॉमी को साथ क्यों नहीं लाई? जेस बस इतना कहती है कि वो सफर के लिए तैयार है। ग्रेग उसे अपने दोस्तों से मिलवाता है और सब लोग बोट पर रवाना हो जाते हैं। कुछ देर बाद ग्रेग का दोस्त विक्टर हैरानी से कहता है कि जेस तो टॉमी के साथ आने वाली थी। जब उसने पूछा तो जेस थोड़ी देर खामोश हो गई और कहा कि वो टॉमी को स्कूल छोड़ आई है, लेकिन आज तो संडे है। ग्रेग उसे समझाता है कि टॉमी एक स्पेशल स्कूल में जाता है जो रविवार को भी खुला रहता है। अब बोट समंदर में काफी दूर निकल चुकी थी। जेस बोट पर सो रही थी, तभी उसे एक अजीब सपना आता है जिसमें वो खुद को किसी सुनसान बीच पर पाती है। डर के मारे उसकी नींद खुल जाती है। ग्रेग की एक दोस्त पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जेस जवाब देती है, बस एक बुरा सपना देखा। तभी सबकी नजर एक ईगल पर पड़ती है जिसे देखकर जेस बेचैन हो जाती है। ग्रेग उसका ध्यान बंटाने के लिए उसे बोट चलाना सिखाने लगता है। दोनों बातें करते हैं और माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है, लेकिन तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं। तूफान पास आ रहा था। ग्रेग मदद के लिए रेडियो पर कॉल करता है। तभी एक डरी हुई लड़की की आवाज आती है, मेरी जान खतरे में है, मेरे दोस्तों को मार दिया गया है। और फिर कॉल कट जाती है। इसी दौरान समंदर में तेज तूफानी लहरें आने लगती हैं और उनके बोट को पलट देती हैं। हालांकि सभी ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी, इसीलिए उनकी जान बच जाती है, लेकिन एक लड़की मर जाती है। बचे हुए लोग पलटी हुई बोट पर चढ़ जाते हैं। तभी दूर से एक बड़ी शिप उनकी तरफ आती दिखती है। सबको राहत मिलती है और वो मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। तभी शिप पर किसी की परछाई दिखती है, लेकिन दूर होने की वजह से चेहरा साफ नजर नहीं आता। जैसे ही शिप पास आती है वो सब उस पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन जेस को कुछ अजीब महसूस होता है, मानो कुछ सही नहीं है। इसके बाद शिप में चढ़ने के बाद पता चलता है कि अंदर सन्नाटा छाया हुआ है। वह सभी चिल्लाते हुए शिप के अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ एक भी इंसान नहीं होता। जेस ग्रेग से कहती है कि ये जहाज उसे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ विक्टर, डाउनी और सैली एक पुरानी फ्रेम में लगी तस्वीर देखते हैं जिस पर लिखा होता है एओलस 1932। वो चौंक जाते हैं क्योंकि यही उस जहाज का नाम है जिस पर वो इस वक्त खड़े हैं। उन्हें पता चलता है कि एओलस हवा का यूनानी देवता था और सिसिफस का पिता वही सिसिफस जिसे देवताओं ने शाप दिया था कि वो हमेशा एक चट्टान को पहाड़ पर चढ़ाएगा और वो फिर नीचे गिर जाएगी। तभी जहाज के अंदर किसी के होने की अजीब आवाजें आने लगती हैं। सब डरते हुए आगे बढ़ते हैं और तभी जेस को जमीन पर कुछ चाबियां मिलती हैं। वो चौंक जाती है क्योंकि वो चाबियां उसी की होती हैं। बाकी लोग उस पर यकीन नहीं करते, लेकिन जेस बार बार कहती है कि ये उसकी ही चाबियां हैं। सैली कहती है कि हो सकता है हीथर किसी तरह बच गई हो और वही ये चाबियां लेकर आई हो। बाकी लोग थोड़े उलझन में होते हैं, लेकिन सैली मानती है कि उन्हें हीथर को जहाज पर ढूंढना चाहिए। थोड़ी देर बाद सब बॉलरूम में पहुंचते हैं, जहां का नजारा चौंकाने वाला होता है। पूरा हॉल एक पार्टी के लिए सजा था। खाने की मेजें भरी हुई थीं, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। जेस नोटिस करती है कि उसकी कलाई की घड़ी और दीवार पर लगी घड़ी दोनों में समय एक जैसा 08:20 पे रुक रहे होते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तभी जेस को हॉलवे में कोई भागता हुआ दिखता है। वो बाकी लोगों को बताती है और विक्टर बिना सोचे उस अनजान शख्स के पीछे दौड़ पड़ता है। बाकी लोग बॉलरूम में ही रहते हैं। कुछ देर बाद ग्रेग भी विक्टर के पीछे जाने का फैसला करता है। जेस उसे रोकती है, लेकिन वो नहीं मानता। मजबूरन जेस भी उसके पीछे चल देती है। रास्ते में जेस उसे बताती है कि उसे लग रहा है जैसे वो पहले भी इस जहाज पर रह चुकी है, लेकिन ग्रेग इसे उसकी टॉमी की चिंता का वहम मानता है। तभी दोनों को पास से पानी के बहने की आवाज सुनाई देती है। वे देखते हैं कि एक शीशे पर खून से लिखा है, थिएटर में जाओ। जेस डर जाती है, लेकिन ग्रेग को लगता है कोई मजाक कर रहा है। इस बात पर दोनों में बहस हो जाती है। गुस्से में जेस अकेले वहाँ से निकल जाती है और सोचती है कि उसे अब जहाज से निकलकर टॉमी को स्कूल से लेने जाना चाहिए। ग्रेग माफी मांगता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेस उसकी बात अनसुनी कर बॉलरूम की तरफ लौट जाती है। जैसे ही जेस बॉलरूम के पास पहुंचती है, अंदर से तेज आवाज सुनाई देते हैं। डर के मारे वह छिप जाती है और देखती है
कि विक्टर खून से लथपथ लड़खड़ाता हुआ अंदर आता है। जेस घबरा जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन विक्टर बिना कुछ कहे अचानक उसका गला दबाने लगता है। बड़ी मुश्किल से जेस उसे धक्का देकर गिरा देती है। अभी वह सदमे में ही होती है कि तभी एक शॉटगन की आवाज गूंजती है। जेस दौड़कर थिएटर पहुंचती है जहां सैली और डाउनी रो रहे होते हैं। ग्रेग को गोली लग चुकी थी। जेस हैरान रह जाती है, लेकिन सैली उस पर हमला कर देती है और उसे ग्रेग की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। सैली दावा करती है कि मरने से पहले ग्रेग ने खुद कहा था कि जेस ने उसे गोली मारी। जेस कहती है कि वह निर्दोष है और उस वक्त ग्रेग के साथ थी जब विक्टर पर हमला हुआ, लेकिन डाउनी और सैली को शक होता है और वो उससे पूछते हैं कि उसने उन्हें थिएटर में आने को क्यों कहा। इसी बीच थिएटर की बालकनी से अचानक गोलियां चलती हैं। सैली और डाउनी को गोली लग जाती है। जेस उन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हालात बिगड़ जाते हैं और वो भागने पर मजबूर हो जाती है। भागते हुए जेस किचन में छिप जाती है और अपनी सुरक्षा के लिए एक चाकू उठा लेती है। फिर वह लाइफ बोट स्टेशन की ओर भागती है, लेकिन तभी नकाब पहने शूटर उसे ढूंढ लेता है। दोनों के बीच शॉटगन के लिए संघर्ष होता है। जेस किसी तरह बचकर भागती है, लेकिन हमलावर उसका पीछा करते हुए ऊपर के डेक तक पहुंच जाता है। वह 2 बार गोली चलाता है, लेकिन चूक जाता है। गुस्से में वह शॉटगन फेंकता है, जिससे जेस नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही जेस को एक कुल्हाड़ी मिलती है। तभी हमलावर फिर से आ जाता है और जेस उसे कुल्हाड़ी से घायल कर देती है। जेस उससे पूछती है कि वो कौन है। वह बस इतना कहता है, घर जाने का एक ही रास्ता है, हमें मार दो। जेस बिना कुछ सोचे उस पर कुल्हाड़ी चला देती है, लेकिन उसका चेहरा नहीं देखती। वह समंदर में गिर जाता है। जेस सब कुछ याद करने की कोशिश कर रही होती है, तभी उसे एक केबिन से संगीत सुनाई देता है जो एक पुराने रिकॉर्ड प्लेयर पर लगातार बज रहा होता है। फिर बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। वह डेक पर जाती है और देखती है कि ग्रेग, विक्टर, सैली, डाउनी और खुद जेस सब पलटी हुई नाव पर खड़े होकर मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। ये देखकर वह हैरान रह जाती है। उसे समझ आता है कि सब कुछ फिर से शुरू हो गया है। वह एक लूप में फंस चुकी है। डर कर वह वहाँ से भाग जाती है। जेस छिपकर उन लोगों की बातें सुनती है जो अभी अभी जहाज पर चढ़े हैं। इस ग्रुप में वह खुद भी शामिल होती है। अब वह देखती है कि वही घटनाएं फिर से दोहर रही हैं जो पहले हो चुकी थी। बाथरूम में जाकर वह फिर से वही खून से लिखा संदेश देखती है जो उसने पहले ग्रेग के साथ देखा था। तभी उसे लोगों की आवाज सुनाई देती है जो हीथर को पुकार रहे होते हैं। जेस को एक डरावनी सच्चाई का एहसास होता है जिसे वे ढूंढ रहे हैं वह खुद जेस ही है। वह घबरा जाती है और बॉलरूम के पास वाले गलियारे में भागती है। तभी वह खुद को देखती है। उसका एक और रूप वहीं खड़ा होता है। डर के मारे वह दौड़ती है और विक्टर उसका पीछा करता है। टैग पर विक्टर उसे पकड़ लेता है और हैरान होकर पूछता है कि वह इतनी जल्दी वहाँ कैसे आ गई, क्योंकि उसने तो जेस को बॉलरूम में देखा था। जेस घबराकर बताती है कि इस जहाज पर कुछ अजीब हो रहा है और उसी समय उसकी एक और कॉपी बॉलरूम में मौजूद है। विक्टर जेस की बात नहीं समझ पाता, लेकिन जेस समझाने की कोशिश करती है कि वे सब पहले भी इस जहाज पर आ चुके हैं और चारों ओर उनकी पुरानी लाशें बिखरी हुई हैं। वह कहती है कि पूरा ग्रुप फिर मारा जाएगा, लेकिन विक्टर उसकी बात पर यकीन नहीं करता। बहस के दौरान घबराकर जेस उसका सिर पकड़ लेती है और गलती से उसे धक्का दे देती है। विक्टर का सिर दीवार के हुक से टकराता है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। डरी हुई जेस वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए उसे कुछ मुड़े हुए कागज मिलते हैं जिन पर बार बार लिखा होता है, अगर वे जहाज पर चढ़ते हैं तो उन्हें मार डालो। यह देखकर उसे एहसास होता है कि वह उसी हत्यारे जैसी बन रही है जिससे वह भागना चाहती थी। फिर उसे एक जंप सूट और शॉटगन मिलती है। तभी उसकी नजर फर्श पर लटकते हुए अपने लॉकेट पर पड़ती है। नीचे झांकने पर वह देखती है कि वैसे ही कई लॉकेट पहले से वहाँ पड़े हैं। तभी उसके गले से भी लॉकेट गिर जाता है। अब उसे पूरी तरह समझ आ जाता है कि वह एक भयानक लूप में फंस गई है जो बार बार दोहराया जा रहा है। डर और घबराहट में जेस गोलियां और हथियार जमा करने लगती है ताकि किसी भी तरह अपने दोस्तों को इस जहाज से बचा सके। इस दौरान हमें वही मौतें फिर से दिखती हैं। विक्टर, सैली, डाउनी और ग्रेग मारे जा चुके हैं, लेकिन इस बार जेस की नजर से। फिर जेस विक्टर से मिलती है और उस पर बंदूक तानती है, लेकिन कहती है कि वह सब कुछ ठीक कर देगी। तभी वह खुद को बॉलरूम की ओर जाते देखती है। वह विक्टर को छोड़ देती है और अब अपनी ही दूसरी कॉपी पर बंदूक तान देती है, लेकिन इस बार विक्टर उसका गला नहीं घोंटता। तो जेस को देखकर वह हैरान रह जाता है। जेस गोली नहीं चला पाती और दूसरी जेस भाग जाती है। जेस खुश होती है कि कम से कम अब विक्टर को उस पर भरोसा होने लगा है। वह उसे समझाती है कि यह सब पहले भी हो चुका है और उसने पहले भी यही चेतावनी दी थी। तभी शॉटगन की आवाज आती है। जेस थिएटर की ओर भागती है। उसे पता है कि सैली और डाउनी पर गोली चलने वाली है। वह समय रहते पहुंच जाती है और उन्हें धक्का देकर बचा लेती है। गोली उनके पास से निकल जाती है और वे डर कर बाहर भागते हैं। सैली और डाउनी उसका पीछा करते हैं। जेस उन्हें समझाती है कि यह सब पहले भी हो चुका है और अगर वे पैटर्न बदलें तो इस लूप से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उन्हें यह सब समझ नहीं आता। जेस उन्हें शॉटगन देकर कहती है कि विक्टर को बचाने जाओ और किसी पर भरोसा मत करना। वह खुद विक्टर को ढूंढने जाती है, लेकिन रास्ते में उसे खून के निशान दिखते हैं जो डॉक की तरफ जाते हैं। तभी एक और गोली चलती है। डाउनी ने चलाई होती है। जेस घबरा जाती है और भागकर वापस जाने लगती है। इससे पहले कि वह पहुंचे, एक और नकाब पोश जेस
सैली और डाउनी से मिलती है। वह कहती है कि वही असली जेस है जिसने उन्हें किसी पर भरोसा न करने की चेतावनी दी थी। डाउनी पहले शक करता है लेकिन फिर मान जाता है और उसके साथ चल पड़ता है। जेस गलियारों में चिल्लाकर उन्हें सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन नकाबपोश जेस सैली और डाउनी को एक केबिन में ले जाकर धोखा दे देती है। वहाँ वह डाउनी पर चाकू से हमला कर देती है। डाउनी को बचाने के लिए सैली भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नेक इरादे वाली जेस वहाँ पहुँच जाती है। अब यह साफ हो जाता है कि चाहे जेस अच्छी हो या बुरी, उसका एक ही मकसद है, अपने बेटे के पास वापस जाना। जेस गलियारे में एक रेडियो पाती है और ग्रेग की आवाज सुनती है जो मदद मांग रहा होता है। ये उसी वक्त की बात है जब तूफान ने उनकी नाव पलट दी थी, लेकिन रेडियो सिग्नल कट जाता है। इसलिए जेस आगे बढ़ती है और सैली को खोजने लगती है। वह एक जगह पहुंचती है जहां सैली के कई शव पड़े होते हैं, यानी यह सब पहले भी कई बार हो चुका है। जेस सैली को समझाने की कोशिश करती है कि उसने डाउनी को नहीं मारा, लेकिन तभी वह खुद के एक और रूप को देखती है जो दूसरे जेस को मार रहा होता है। जैसे ही सैली जेस की बाहों में मर जाती है, उसे एहसास होता है कि जब भी सभी लोग मर जाते हैं, समय फिर से शुरू हो जाता है। फिर वही होता है। वह देखती है कि उसकी नाव फिर से समुद्र में आ रही है और उसका ही एक और रूप ग्रेग, विक्टर, सैली और डाउनी के साथ जहाज पर चढ़ रहा है। जेस कोशिश करती है कि यह सब दोबारा ना हो, लेकिन वह इसे रोकने में नाकाम रहती है। जेस फिर से उसी जगह पहुंचती है जहां उसने गलती से विक्टर को दीवार के हुक पर धक्का दिया था। वह खुद को ऐसा करते हुए सुनती है, लेकिन सामने नहीं आती और चुपचाप चली जाती है। फिर उसे बाथरूम में डाउनी का खून से लथपथ शरीर मिलता है। वह डाउनी के खून से आईने पर थिएटर जाओ लिखती है ताकि उसका दूसरा रूप इसे देख सके। इसके बाद वह डाउनी के शव को छिपा देती है। अब जेस को सैली और डाउनी का एक और रूप मिलता है जो बॉल रूम में ग्रेग और उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वह उन्हें थिएटर में ग्रेग से मिलने के लिए कहती है। फिर जेस जंप सूट पहनती है, शॉटगन उठाती है और मास्क लगाकर थिएटर की ओर बढ़ती है। मास्क पहने हुए जेस खुद को देखती है जब वह ग्रेग के साथ बहस के बाद उसे छोड़ देती है। अब वह ग्रेग का पीछा करती है और बालकनी तक जाती है। सोचने के बाद वह उसे गोली मार देती है। ग्रेग मरने से पहले देख लेता है कि मास्क के पीछे असली जेस ही है। इसके बाद वह सैली और डाउनी पर गोली चलाती है। अब हम देख सकते हैं कि सब कुछ फिर से दोहराया जा रहा है, लेकिन इस बार हम इसे दो अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। अब नकाबपोश जेस वही खतरनाक हमलावर बन गई है जिससे वह पहले खुद भाग रही थी। हम देख सकते हैं कि नकाबपोश जेस अपने ही एक दूसरे रूप का पीछा कर रही है जो अब रसोई में छिपा हुआ है। जैसे ही वो वाली जेस बाहर आती है, नकाबपोश जेस उस पर हमला कर देती है। दोनों जेस फिर से एक दूसरे से लड़ने लगती हैं और अंत में जेस बिना कुछ सोचे उस पर कुल्हाड़ी चला देती है, जिससे असली जेस समंदर में गिर जाती है। इसके बाद जब जेस की आंख खुलती है तो वो खुद को समंदर के किनारे पे पाती है। फिर जेस दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जाती है। जेस अपने घर के बाहर खड़ी होती है और देखती है कि घर के अंदर उसका दूसरा रूप यॉट यात्रा के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन इस बार वह देखती है कि वह अपने बेटे टॉमी के साथ बुरा व्यवहार कर रही है। यह देखकर घर के बाहर खड़ी जेस दरवाजे की घंटी बजाती है ताकि अंदर वाली जेस का ध्यान भटक जाए। जैसे ही अंदर वाली जेस दरवाजा खोलने जाती है, बाहर खड़ी जेस चुपचाप घर में घुस जाती है और अंदर वाली जेस के लौटने का इंतजार करती है। जब अंदर वाली जेस वापस आती है तो बाहर वाली जेस उसके सिर पर हथौड़ा मारकर उसे मार देती है। इसके बाद वह अपने बेटे टॉमी को गले लगाती है और उसे भरोसा दिलाती है कि अब सब ठीक हो जाएगा। ये वही सीन है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब जेस मरी हुई जेस के शरीर को एक काले बैग में पैक करती है, वही बैग जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। फिर वह टॉमी को साथ लेकर घर से बाहर निकलती है। जेस कार में टॉमी से वादा करती है कि वह उसे फिर कभी चोट नहीं पहुंचाएगी। तभी अचानक एक सीगल कार की विंडशील्ड से टकरा जाता है। जेस कार रोककर सड़क के किनारे पार्क कर देती है। जेस का बेटा टॉमी अचानक घबरा जाता है क्योंकि जेस सड़क पर गिरे मरे हुए पक्षी सीगल को हटाने के लिए बाहर जाने का फैसला करती है। जब वह पक्षी को समुद्र में फेंकने जाती है तो उसे वहाँ पहले से ही मरे हुए पक्षियों का ढेर दिखाई देता है। उसे एहसास होता है कि सब कुछ बार बार दोहराया जा रहा है। जेस टॉमी के साथ कार में वापस आती है और गाड़ी चलाने लगती है, लेकिन टॉमी अभी भी परेशान होता है और उसे शांत करने की कोशिश में जेस का ध्यान भटक जाता है। फिर अचानक एक भयानक कार दुर्घटना हो जाती है। लोग मदद के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन टॉमी बच नहीं पाता। जेस थोड़ी दूरी पर खड़ी यह सब देखती है। वह खुद को सुरक्षित पाती है, लेकिन उसका बेटा मर चुका होता है। इसके बाद जेस एक टैक्सी लेती है और बंदरगाह चली जाती है। रास्ते में वह सो जाती है और जब जागती है तो बंदरगाह पर होती है। टैक्सी ड्राइवर कहता है कि वह मीटर चालू रखेगा और जेस वादा करती है कि वह लौट कर आएगी। वह फिर से विक्टर से मिलती है, लेकिन उसे याद नहीं रहता कि वह उसे जानती थी। जेस एक बार फिर यॉट पर चढ़ जाती है बिना यह समझे कि यह सब दोबारा क्यों हो रहा है और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है।